प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम नागार्जुन की हरिजन गाथा कविता पर चर्चा करेंगे। नागार्जुन ने ये कविता 3 भागों में लिखी। ये कविता जनसंहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है कि किस तरह से सन 1977 ईस्वी में 27 मई को पटना जिले के बेलछी गांव में कुर्मी भूस्वामी के द्वारा 13 दलितों को आग में झोंककर जिंदा जला दिया। किस तरह से नागार्जुन ने इस कविता को 3 भागों में लिखा, जिसके पहले भाग में इस घटना का चित्रण है कि किस तरह से 13 उच्च जाति के लोग किस तरह से उच्च जाति के लोगों ने 13 दलितों को और आग में जिंदा जला दिया गया। उस घटना का वर्णन उन्होंने इस कविता के पहले भाग में किया और अगले भाग में कविता के जो दूसरा भाग है उसमें इन्होंने भविष्य के गर्भ में एक भविष्य शिशु के रूप में एक बच्चे के जन्म का चित्रण किया है कि किस तरह से जिस परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया था उसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उनकी बिरादरी के 2 वृद्ध लोग बैठकर किस तरह से बातें करते हैं कि ऐसा सुंदर और सलोना शिशु और इतने चौड़े ललाट वाला शिशु हमने पहले कभी नहीं देखा। किस तरह से वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि किस तरह से ये बच्चा हमें टुकुर टुकुर के देख रहा है और इस तरह वो वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कबीरदासी संप्रदाय के गरीबदास जी संत वहाँ आते हैं और वो बच्चे के भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं। उन बच्चों को बच्चे के भविष्य से संबंधित बातें बताते हैं कि किस तरह से ये बच्चा बड़ा होकर और अपने समुदाय का नेता बनेगा, उद्धारक बनेगा, किस तरह से भविष्य में उस समस्या का समाधान इसमें दर्शाया गया है। और तीसरा जो भाग है उसमें कवि ने ये बताया है किस तरह से जो संत गरीबदास जी थे वो बताते हैं कि इस बच्चे का लालन पालन यहाँ नहीं करोगे, इस बच्चे का लालन पालन कहीं दूर ले जाकर कोयला खदानों के मजदूरों के पास किस तरह से ये वहाँ कोयले की तरह तपेगा और उन सब का भी उद्धारक और नेता बनेगा। और इस तरह से बुद्धू और खदेरन 2 जो उनके बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से तीसरे भाग में कवि इस जो समस्या है उसके समाधान पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो बुद्धू और खदेरन उस बच्चे को उस जगह से बाहर ले जाने के बारे में चर्चा करते हैं और किस तरह से उनको ये बातें याद आती हैं कि जो संत गरीबदास जी हैं उन्होंने बच्चे का हाथ देखकर और उसकी आड़ी तिरछी रेखाओं में औजारों के नाम बताए थे। किस तरह से उनकी आड़ी तिरछी रेखाओं में बम्ब, भाला, तलवार आदि का उन्होंने वर्णन किया। तो इस तरह से 3 भागों में कवि ने इस कविता को लिखा है, जिसके पहले भाग में ये जो नरसंहार घटना है कि किस तरह से 13 दलितों को आग में झोंककर जिंदा जला दिया गया। इस हृदय विदारक और नृशंस घटना की भयावहता को कवि कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि 1 नहीं 2 नहीं 13 अभागे अकिंचन मनोपुत्र जिंदा जला दिए गए हो। इस तरह से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था इस घटना की नृशंसता और भयावहता को व्यक्त करते हैं कि किस तरह से कि पास में ही वहाँ थाना था और किस तरह से उनको जलाने के लिए कई दिनों तक, जिस तरह से जब होली आती है और होली को जलाने के लिए उससे महीने भर पहले ही होली के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना और अन्य साधन सामग्री इकट्ठी की जाती, उसी तरह से उन उच्च वर्ग के लोगों ने उन दलितों को जलाने के लिए तेल के कनस्तर और लकड़ियाँ किस तरह से गहरा गड्ढा खोदा गया और ये सब व्यवस्थाएं वहाँ की गई। तो क्या ये सब प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वहाँ से 10 मील की दूरी पर ही थाना था और उस थाने में ये इन घटनाओं की संभावना के बारे में वहाँ दरोगा को पहले ही बता दिया गया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की और किस तरह से उन 13 लोगों को जिंदा जला दिया। तो किस तरह से ये जो कविता है वो हमारे खून को खोलती है और इसको सुनकर
किस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसके बारे में मैनेजर पांडे जी ने एक टिप्पणी की है कि इस कविता में भारतीय समाज व्यवस्था के वर्तमान रूप का यथार्थ चित्र और उसके भावी विकास का संकेत किया है कि भारत के गांवों में सामंतों और खेतिहर मजदूरों, हरिजनों के क्रूरतम शोषण और बर्बर दमन का जैसा प्रभावशाली चित्रण हरिजन गाथा में है, वैसा इस बीच की किसी दूसरी कविता में नहीं है। नागार्जुन इस भयानक यथार्थ का त्रासद चित्रण करके चुप नहीं हो जाते। उन्होंने इस यथार्थ के परिवर्तन का संकेत भी दिया है। कविता में एक बच्चे के माध्यम से इतिहास प्रक्रिया व्यक्त हुई है। वह बच्चा इतिहास का बेटा है और भावी इतिहास का निर्माता। यह बात बिल्कुल सही है कि इस कविता में समाज में दलितों की यातनामय स्थिति का चित्रण मात्र नहीं है, बल्कि उससे मुक्ति का मार्ग भी यह कविता बताती है। इसी दृष्टि से जो दलित विमर्श की अन्य जो कविताएं हैं उनसे हटकर है। तो अब हम इसको पाठ करते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीशे, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए हो प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में, साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। कैरोसिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़ उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए हो उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिता कुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वालों को वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए 13 के 13 अभागे मनुपुत्र 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कि किस तरह से कवि इसमें इस एक पंक्ति के द्वारा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, इसके माध्यम से किस तरह से उस घटना की, उस नरसंहार घटना की भयावहता का, उस मानव के क्रूरतम कृत्य का किस तरह से इसमें वर्णन करते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा अब वहाँ हुआ था। महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी। कौन महसूस करने लगी? उन दलितों की स्त्रियां महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी। उन दलितों की स्त्रियां एक अनोखी बेचैनी महसूस करने लगी। और कैसी महसूस करने लगी? एक अपूर्व आकुलता, एक अनोखी व्याकुलता, एक भय उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसे, और उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे या गर्भ कुक्षियों के अंदर उनको गर्भ के अंदर जो बच्चे पल रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको कि लगाने लगे दौड़ उनके जो भ्रूण हैं, जो बच्चे विकसित हो रहे हैं उनकी कोख में, वो बच्चे जैसे आकुल हो रहे हैं और गर्भ में ही दौड़ लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। किस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अनिष्ट की आशंका, या इस तरह से कह सकते हैं कि खतरा आने से पहले जो हमें बेचैनी होने लगती है, या तो उस तरह का ही इसमें कवि ने वर्णन किया है कि किस तरह से जो अनिष्ट होने वाला था उसकी आशंका पहले ही उन औरतों को होने लगी थी, और उनके जो गर्भ में बच्चे पल रहे थे, वो जैसे ऐसा लग रहा था कि वो गर्भ में ही दौड़ लगा रहे हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था,
ऐसा कैसा कभी नहीं हुआ था जैसा 25 मई 1977 को बिहार में हुआ कि 13 लोगों को किस तरह से जिंदा और अग्नि में झोंक दिया गया। हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाचिक दुष्कांड में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। हरिजन माताएं अपने भ्रूणों, अपने बच्चों के जनकों, पिताओं को, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं इस तरह से अपने बच्चों के पिताओं को और इस तरह की जो पैशाचिक दुष्कांड, पिशाच यानी राक्षसी कार्य में अपने पतियों को खो चुकी हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किस तरह से कभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कहकर उस घटना की भयावहता का चित्रण करते हैं। और आगे कभी कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र, कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, तीन व्यक्ति नहीं, 13 अभागे कहा है। किस तरह से कि वो अभागे हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए या उनकी किसी ने भी मदद नहीं की। अकिंचन मनुपुत्र, किस तरह से उनको मनुपुत्र कहा उन्होंने, क्योंकि हम सब उस आदि मनु की संतानें हैं। तो फिर जब हम सभी उस मनु की संतान हैं तो फिर भेदभाव कहाँ से आए? इस ओछी मानसिकता की वजह से किस तरह से उन सवर्ण जाति के लोगों ने उन बेचारे 13 लोगों को जला दिया। ओछी मानसिकता ही तो हुई, बाकी सब तो हम सब आदि पुत्र, आदि मनुपुत्र है। तो जब आदि मनुपुत्र सभी हैं तो सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। उनमें स्वर्ण और दलित का मुद्दा कहाँ से आया? और किस तरह से ओछी मानसिकता की वजह से जिंदा झोंक दिए गए हो प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा, कि 100 लोग किस तरह से 100-150 लोग आकर, और किस तरह से 13 जो बेचारे लाचार बेबस हैं, 100 लोगों के सामने 13 लोग बेचारे क्या कर सकते हैं? तो किस तरह से 100 लोग आकर उन 13 लोगों को पकड़ के किस तरह से आग की लपटों में झोंक दिया। और कवि ने किस तरह से मनुपुत्र, उस दलित वर्ग के लोगों को भी उन्होंने मनुपुत्र कहा है और इन साधन संपन्न लोगों को भी मनुपुत्र। तो कवि किस तरह से इसमें एक व्यंग कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक भाई दूसरे ही भाई को, हम सब जब आदि मनु की संतान हैं तो एक भाई किस तरह से दूसरे भाई को उठाकर आग की लपटों में डाल रहा है। और ये सब किस वजह से हुआ? ओछी मानसिकता की वजह से, छोटी सोच की वजह से, कि साधन संपन्न ऊंची जातियों और 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किस तरह से निरह बेबस लाचार लोगों को उठाकर और अग्नि की आग में आग की लपटों में डाल दिया गया हो सकता है इन लोगों ने इनका कुछ विरोध किया हो और इन लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ हो कि किस तरह से बंधुआ मजदूर उनके सामने बोल सकते हैं। और इसी ओछी मानसिकता की वजह से और उन्होंने उन लोगों को आग में धकेल दिया। लेकिन आग में भी एक साजिश के तहत किस तरह से उन लोगों ने तैयारियां की और सब उन चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन क्या लोकतांत्रिकता पूरी तरह से है? क्या सिर्फ ये जो पुलिस तंत्र है सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में सिमट कर नहीं रह गया? क्या इन लोगों को बेचारों को इंसाफ मिला? क्योंकि वहाँ महज 10 मील की दूरी पर ही थाना था, लेकिन फिर भी इन लोगों की कोई मदद नहीं हुई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की। कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरह से महज 10 मील पर दूरी पर ही वहाँ थाना हो और दरोगा जी को, थानेदार जी को जो संभावित दुर्घटना थी, जो दुर्घटना होने वाली थी, उसकी खबरें पहुंचा दी गई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों को बचा नहीं पाए और निरंतर कई दिनों तक चलती रही वो तैयारियां, सरेआम। देखो किस तरह से कवि इसमें जो हमारी जो व्यवस्था है उस पर करारी चोट कर रहे हैं कि निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां, सरेआम,
सरेआम तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने उस जो दुर्घटना थी उसको टालने के लिए प्रयास नहीं की। इस तरह से कवि ने किस तरह से मनुष्य को आंखों वाला अंधा कहा है। उनके सामने सब तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई बचाव के उपाय नहीं किए गए। केरोसिन के कनिस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले जुटाए गए उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक। किस तरह से कवि ने यहाँ व्यंग किया है कि जिस तरह से होली जलाने के लिए और खुशी खुशी उमंग के साथ और लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं, उपले इकट्ठे किए जाते हैं, कंडे इकट्ठे किए जाते हैं और घास फूस इकट्ठी की जाती है, उसी तरह से है इंसानों को जलाने के लिए। और देखो मौत पर भी यहाँ तमाशा, मौत को ही क्या बना दिया, तमाशा। किसी एक व्यक्ति की मौत और दूसरे के लिए वो क्या बन गई, तमाशा बन गई, उनके मनोरंजन का साधन बन गई। कि किसी की मौत को ही इन्होंने एक उल्लास का रूप दे दिया। कि जिस तरह से होली की खुशियां मनाने के लिए लोग बाग लकड़ियां इकट्ठे करते हैं, उपले इकट्ठे करते हैं, घास फूस इकट्ठे करते हैं, उसी तरह उसी उल्लास से उन लोगों को जलाने के लिए और किस तरह से उन लोगों ने ये सब साधन जुटाए। और एक विराट चिता कुंड के लिए खोदा गया वो गड्ढा हंस हंस कर, कि कवि ने किस तरह से यहाँ हंस हंस कर व्यंग्य किया है कि किसी को की जान जा रही है और दूसरों को हंसी आ रही है। कि किसी की मौत के लिए चिता तैयार की गई, किसी को जलाने के लिए, और वो चिता भी हंस हंस कर मौत को यहाँ तमाशा बना दिया गया, किसी के मनोरंजन का साधन बताया। और ऊंची जातियों वाले वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में। यहाँ सुपर मौज एक व्यंग्य के रूप में आया कि किसी की मृत्यु पर और ये लोग मनोरंजन करने के लिए आ गए। किस तरह से उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाया है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। इस तरह की नीति रही होगी, तभी तो इस तरह जिंदा झोंक दिए गए तेहरे के तेहरे अभागे मनुपुत्र। उनको बेचारों को अभागा कहा गया है कि उनको कोई बचाने के लिए नहीं आया, और किस तरह से जिंदा उन लोगों को जला दिया गया। सो भाग्यवान मनुपुत्र। अब किस तरह से कवि ने उनको अभागा कहा है और व्यंग्य करते हुए किस तरह से इन साधन संपन्न लोगों को भाग्यवान कहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि किस तरह से इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ ये जरूर है कि दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं और छोटी मोटी घटनाएं चलती रही हैं, लेकिन इतना नृशंस इस तरह तेरे तेरे लोगों को जिंदा जला देने वाली घटना पहले नहीं हुई थी। किस तरह से कवि इसमें इस पहले भाग में इस घटना की भयानकता का चित्रण करते हैं। तो यही इस कविता का जो पहला भाग है वो खत्म होता है, और मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। धन्यवाद।